हेलो प्यारे साथियों। तो राजस्थान सरकार द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है 23 जून 2021 को। आप देख सकते हैं इसकी दिन डेट वो हमें बताई गई है। 23 जून 2021 को यह आदेश पारित हुआ है और इस आदेश के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि यह आदेश क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदे हैं और इसके नुकसान क्या हैं और इसमें क्या क्या बताया गया है। तो यह आदेश कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा को लेकर लागू हुआ है। और इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि अगर आपको अब राजस्थान सरकार या फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना ही होगा। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आप उससे पहले आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होना होगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आप पटवारी के एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो पटवारी के एग्ज़ाम में आजकल ये लागू कर दिया गया है कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है विद्यार्थी को। तो यह भी एक इसी प्रकार का नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत टोटल 20 भर्तियों का बताया गया है, जिनका बारे में हम आगे मैं आपको बताऊंगी वे कौन कौन सी भर्तियां हैं। लेकिन पटवारी के एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। जिस प्रकार से आपको केंद्रीय विद्यालय सेंटर जो स्कूल हैं उनमें जो एग्ज़ाम्स लगते हैं उनका, या फिर आप नवोदय विद्यालयों की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन दोनों के लिए आपके लिए पास सेट का होना आवश्यक है, या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नेट का होना आवश्यक है। तो इसी प्रकार ये है कि आपको अगर पटवारी है या फिर महिला सुपरवाइजर की एग्ज़ाम है या फिर कुछ 20 आगे एग्ज़ाम बताएगी है इसके अंतर्गत, इन एग्ज़ामों को आपको देना है तो आपके पास कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक सर्टिफिकेट है वह होना चाहिए। यह परीक्षा आपको पहले पास करनी होगी, उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत सरकार ने कितनी एग्जाम्स को रख। तो जो पहली लिस्ट सरकार द्वारा बताई गई है वह ग्रेजुएट लेवल को लेकर बताया गया है, सीईटी फॉर ग्रेजुएट लेवल। और जो सेकंड लिस्ट है वह सीनियर सेकेंडरी को लेकर, जो 12वीं पास, जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है और वो किसी एग्ज़ाम्स को देना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि अगर आपने 12वीं पास की है और आप जैसे कि आप एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, लेबोरेटरी इंचार्ज यानी लेब असिस्टेंट की, कोई फॉरेस्ट रिलेटेड एग्जाम है, कोई हॉस्टल सुपरवाइजर के एग्जाम है, क्लर्क सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, या फिर असिस्टेंट के एग्जाम है, आगे है क्लर्क सेकंड एलडीसी और जिम्मेदार ग्रेड सेकंड के एग्जाम्स। तो ये सारी एग्जाम्स अगर 12th पास कर आप देना चाहते हैं तो इन सब से पहले आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, सीईटी। ठीक है, तो अगर आपने अभी 12वीं पास की है तो आप उससे पहले इन सब की तैयारी करने से पहले आप सीईटी की तैयारी कीजिए, उसमें अच्छे अंक आपको प्राप्त करने चाहिए। और इसके अलावा जो ग्रेजुएट लेवल पे जो है, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसी है? जिलादार की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, टीआरए की वैकेंसी है, टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी है, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज यानी जिला उद्योगों की जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो वैकेंसी अगले है, सुपरवाइजर यानी वुमेन सुपरवाइजर की जो वैकेंसी होती है, वुमेन सुपरवाइजर की वैकेंसी होती है, उसके अंतर्गत भी आपका सीईटी क्या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना आपको आवश्यक है। अगला सुपरवाइजर की है। अगला हमारा डिप्टी जेलर यानी जो जेल प्रहरी से संबंधित जो एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर भी आपको ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना आवश्यक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पटवारी और ग्राम सेवक, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कौन होता है? ग्राम सेवक। ठीक है, ग्राम सेवक और पटवारी के अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। ठीक है, और अंतिम हमारी वैकेंसी है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट सेकंड ग्रेड सेकंड के, जो जितनी भी जो थर्ड ग्रेड से नीचे यानी 7200 की जो 4200 की जो वैकेंसी है, 4200 से नीचे की, उन सब के लिए आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी भर्तियाँ होगी? टोटल 12 और 8, तो ये टोटल होगी 20 भर्तियाँ। तो इन सब 20 भर्तियों में अगर आपको फॉर्म भरना तो उससे पहले आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। और इसके लिए क्या क्या प्रावधान सरकार ने दिया है उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो हमारा पहला प्रावधान है, इनके बारे में आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ कि अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवाओं गैर तकनीकी पदों का अर्थ यहाँ पे है कि जो तकनीकी यानी कि जो
इंजीनियरिंग से संबंधित पद होते हैं, उनके अलावा जितने भी पद हैं उन पर समान पात्रता परीक्षा लागू करने का निर्णय लिया गया। तो हमारे पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि जो गैर तकनीकी पद है यानी जो इंजीनियरिंग से अलावा जितने भी पद हैं उनमें समान पात्रता परीक्षा लागू की जाएगी। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि स्नातक एवं उच्च माध्यमिक स्तर शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर हमने देखा कि अभी भी 2 लिस्ट सरकार द्वारा बताई गई है, जिसमें स्नातक यानी जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए अलग एग्जाम्स होगी, और जिन्होंने 12वीं अभी पास किया है अर्थात वो ग्रेजुएट नहीं है उनके लिए अलग एग्जाम होगी। अगर जिन्होंने 12वीं भी कर ली और ग्रेजुएट भी कर ली है तो ये दोनों एग्जाम्स वह दे सकता है, ठीक है। यानी अगर उसे 12वीं के लेवल के एग्जाम्स देनी है तो उसे 12वीं की CET को पास करना होगा। अगर उसे स्नातक की एग्जाम तो देनी है तो स्नातक का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उसे पास करना होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि अलग अलग परीक्षाएं होंगी, 12वीं लेवल पर अलग होगी और स्नातक लेवल यानी फिर ग्रेजुएट लेवल पर अलग परीक्षा होगी। अगला हमारा तृतीय पॉइंट है कि इस परीक्षा का आयोजन RSSB यानी जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड है उसके द्वारा किया जाएगा, और यह सामान्यतः 1 वर्ष में एक बार आयोजित होगी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्ष में एक बार CET की एग्जाम होगी, ठीक है। अगला हमारा 4th पॉइंट है समान पात्रता परीक्षा चरणीय बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होने। यानी बहुविकल्पी प्रश्नों का अर्थ है कि ऑप्शंस, यानी कि अब जो हमारी एग्जाम्स होती हैं इनमें आपको प्रश्न दे दिया जाता है और फिर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको करना होता है सही आंसर आपको बताना होता है। तो यह क्या है, बहुत चयनात्मक प्रश्न का मतलब क्या होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला हमारा 5th पॉइंट है जो समान पात्रता परीक्षा की एक कमेटी निर्धारित की गई, जिसका जो प्रभारी होगा वह राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होगा, ठीक है। तो ये इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है। अगला हमारा 6th पॉइंट है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण और बेइज्जती वाला भी पॉइंट आपसे मान सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो CET आयोजित होने के पश्चात जो सभी विद्यार्थियों के अंक वह सार्वजनिक किए जाएंगे। सार्वजनिक करने का अर्थ है कि सभी को वो बताए जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बता दिए गए, सार्वजनिक रूप से सभी के ये बताए जाएंगे कि इस बंदे ने इतने अंक प्राप्त किए, सभी को ये पता चलेगा। ऐसे नहीं कि भाई मेरे तो इतने आए थे, वो आप झूठ नहीं बोल सकते इसमें। तो अगर कम नंबर आए गए तो वो बेइज्जती वाला भी सवाल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि जो अंक है वह सार्वजनिक किए जाएंगे, ठीक है। और अगला आगे बताया गया है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे। इसमें यह बताया गया है कि आप कितने भी अंक प्राप्त करो, आप पे कोई बाध्यता नहीं है कि आप इतने अंक प्राप्त करो। जैसे कि आपने राजस्थान पुलिस की एग्जाम दी थी, उसमें बताया गया है कि आपको 40% अंक लाने ही अनिवार्य है। या फिर कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आप 150 में से 90 अंक लाओगे तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसमें बस इतना है कि आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए और न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताई जा रही है, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थी से आवेदन, देखो एक बार फिर से, इस आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इस लाइन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना, क्या बताया गया इस लाइन में। देखो इसमें यहाँ से पढ़ना, यहाँ से, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यह सबसे मेन पॉइंट है पूरी इस नोटिफिकेशन का। इसमें यह बताया गया है कि अगर आपसे पटवारी की एग्जाम आप दे रहे हो और आप मान लो आपके CET में 40% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और पटवारी ने यह कह दिया कि मेरे को तो CET में जितने 60% अंक प्राप्त किया ना, वही बंदे पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं, तो आप इसमें ये फॉर्म नहीं भर सकोगे। तो यह एक मेहनत वाला काम हो गया कि आपको सिर्फ इसे पास ही नहीं करना, अच्छे अंकों से इसे पास करना है, ठीक है। आप इस लाइन का अर्थ समझ गए। जैसे कि आप किसी भी कोई भी एग्जाम्स ले रहा है, जैसे पटवारी ले रहा है या फिर वुमेन सुपरवाइजर की एग्जाम्स, ये तो मेन एग्जाम्स होती हैं। तो मान लो वुमेन सुपरवाइजर की एग्जाम्स है और एग्जाम्स जो भी बोर्ड करवा रहा है उसने कह दिया कि वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 60% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। ऐसे होता नहीं कि ना, होता है ना कि बहुत सी एग्जामों में कि 12वीं में जिसने 50% से अधिक प्राप्त किए हैं वही इस फॉर्म को भर सकता है। तो वुमेन सुपरवाइजर या फिर जो पटवारी की एग्जाम करवा रहा है वह बोर्ड ये
लागू कर सकता है कि 60% से अधिक अंक जिसने प्राप्त किए हैं वही इस फॉर्म को भर सकता है। तो आपको ये ध्यान रहे कि आपको सिर्फ इसमें पास ही नहीं होना है, बल्कि अच्छे अंकों से इसे पास करना है। और वैसे आप हर साल इसे दे सकते हो। तो अगर एक साल आपका अच्छा नहीं होता, आप अगले साल इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी एक मेहनत वाला काम है। अगला हमारा 7वां पॉइंट है कि इसकी तो वैधता अवधि है वह 3 वर्ष की है। यानी कि आपने मान लो आपने अभी 2021 में एग्जाम्स दे दिया, तो आप इसे 2022 में भी काम ले सकते हैं, 2021 में भी काम ले सकते, 2022 में भी और 2023 में भी। यानी कि एग्जाम्स देने के बाद आप इसे 3 साल तक काम में ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी वैधता अवधि है 3 साल तक। अगला हमारा 8वां पॉइंट है, इसमें जो इस परीक्षा में बैठने हेतु तो अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी, आयु संबंधी व अन्य पात्रों के आधार पर। यानी कि इसमें बताया कि कोई अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी और आयु और अन्य पात्रों के आधार पर हम इसमें जो अपनी एग्जाम्स है वह दे सकते हैं। यानी कि आप 12वीं पास करके एग्जाम दे सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन करके एग्जाम्स दे सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला हमारा 9 नंबर का पॉइंट है, समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु व अन्य मापदंडों। यानी कि आयु व अन्य मापदंडों का मतलब यहाँ है कि जिस राज्य में मान लो 40 वर्ष के अगर व्यक्ति हो गए तो वह एग्जाम्स नहीं दे सकते, या फिर जो भी उन्हें आरक्षण प्राप्त है उसी के आधार पर भी ये एग्जाम्स होगी। अगला हमारा 10th नंबर का पॉइंट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें बताया गया है कि आपको मान लो आपने मान लो बहुत अच्छे अंक प्राप्त किया, आप मान लो 90% प्राप्त कर लिए सीईटी में, सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में, लेकिन आपके ये जो नंबर है ये सिर्फ आप पटवारी का फॉर्म भरोगे ना, मतलब उसमें बता दिया कि 60% तक के नंबर चाहिए, तो तब भी आपको ये आवश्यक नंबर है। ये नहीं कि आपने पटवारी की एग्जाम दे ली और आपने आपकी जो अंतिम परिणाम है उसमें आपके नंबर काउंट नहीं होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो 90% प्राप्त किए हैं सीईटी में नंबर और मुझे नौकरी दो। आपको ऐसा कोई भी प्रावधान, आप कोर्ट में इसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो आपको ये बताया गया है कि आपके नंबर है ना जितने भी है आपने 60% प्राप्त किए, ये सिर्फ आप पटवारी के फॉर्म भरने तक ही सीमित है। इसके बाद वो पटवारी की जो अंतिम रिजल्ट आएगा, यानी कि जिस आधार पर आपको नौकरी मिलेगी, उसमें आपके नंबर काउंट नहीं होंगे। तो हमारे 10th पॉइंट में यही बताया गया है कि अंतिम चयन की गणना के लिए यह नंबर शामिल, अंतिम चयन की गणना में शामिल नहीं होंगे। जितने भी आपने अंक प्राप्त किया ना, अर्जित अंक, वह अंतिम गणना की में शामिल नहीं होंगे। और अगला हमारा 11 नंबर का पॉइंट है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की घोषणा की गई है, यानी कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको बार बार शुल्क नहीं देना पड़ेगा, उसी से आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। अगला हमारा 12वां पॉइंट है, तो हमारा अगला 12वें नंबर का पॉइंट है कि जो इसके सीईटी के जो सेवाएं, जो प्रावधान है या फिर जो नियम है उनको लागू करने का कार्य जो उस एग्जाम से संबंधित कार्मिक विभाग का है। ठीक है, तो ये जल्दी ही आपके एग्जाम्स करवा दी जाएंगी, जल्दी इसकी जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि जो जून जुलाई में आपकी सीईटी की पहली एग्जाम्स हो सकती है। ठीक है, और हमारा 13वें नंबर का पॉइंट है कि समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से जो हमारे जो समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान है, यानी कि ये जो ऑर्डर है या फिर ये जो नियम है, ये पहले से विज्ञप्तियों पर जो पहले विज्ञप्तियां, यानी कि जो हम पटवारी का फॉर्म अभी भर चुके हैं, तो ये इस पे लागू नहीं है होगा। जितने भी मान लो आज 23 तारीख से पहले जितने भी एग्जाम्स के फॉर्म निकल चुके हैं, 23 तारीख से पहले, 23 तारीख को ये ऑर्डर पास हुआ, तो 23 तारीख से पहले जितने भी एग्जाम्स के ऑर्डर या फिर जितने भी एग्जाम्स के फॉर्म हम भर चुके हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। लेकिन 23 तारीख के बाद में, यानी कि चाहे 25 को ही कोई एग्जाम्स डेट या फिर एग्जाम्स के फॉर्म निकल रहे हो तो उस पर ये लागू होगा। तो अब जिन्होंने पटवारी का एग्जाम्स के फॉर्म अभी भर दिए हैं ना, उन पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे ये सब कुछ इसमें बताया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी बारीकी स्टूडेंट है या फिर जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, उनको ये ध्यान रखने वाली बात है कि अब उन्हें सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, हमारा फायदा क्या होगा, जैसे कि आपने देखा है बहुत से समय में 12 लाख से अधिक या फिर 7-8 लाख तो लगभग सभी एग्जामों में फॉर्म भरे जाते हैं। तो अब क्या होगा, अब इन फॉर्मों की आप संख्या देखोगे कि बहुत ही कम हो जाएगी, 5-6 लाख पर इनकी संख्या, मतलब फॉर्म जितने भरे जाते थे ना अधिक से अधिक, उनकी अब संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जाम्स
पहले तो क्या करते थे, जिन्होंने 12वीं पास कर ली उन्होंने सभी ने फॉर्म भर दिया। अब क्या होगा, पहले उन्हें सीईटी पास करनी होगी, उसके बाद ही वह एग्जाम सकते, तो फॉर्मों की संख्या में कमी आएगी और ये अच्छा, इसका बहुत ही अच्छा फायदा भी है। ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।